फ्रेंड, आपका हमारे इलेक्ट्रोमहल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड, हम लोग डीएमआरसी का जो पेपर हुआ था परमानेंट बेसिस वाला इलेक्ट्रिकल का, उसी के पार्ट थर्ड को हम लोग देखने जा रहे हैं। फ्रेंड, पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 तक कवर किया था। तो फ्रेंड चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 से क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 38 दिया है फ्रेंड, दो युग्मित कुंडलियों में फेरों की संख्या 500 और 1500 है। जब कुंडली एक में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो कुंडली एक में कुल फ्लक्स 0.6 मिली वेबर है, दूसरी कुंडली में फ्लक्स लिंकिंग 0.3 मिली वेबर है। तो कपलिंग कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बताना है आपको। तो फ्रेंड इसमें कुछ नहीं करना, आप देख रहे हैं फ्रेंड, नंबर ऑफ कॉइल एक में 500, एक में 1500 है। कॉइल एक में 5 एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है तो फ्लक्स 0.6 मिली वेबर है, जबकि दूसरी कॉइल में कितनी है, जस्ट इसका आधा, मतलब पहली वाली में 0.6 है तो दूसरी वाली में कितनी हो जा रही है, 0.3। तो हमारी जो कपलिंग कोफिशिएंट भी होगी वो हमारी आधी हो जाएगी, वन कितना हो जाएगी, 0.5 हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, इसको हम लोग ओरली कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 से लेकर। क्वेश्चन 39 क्या दिया है, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एल्यूमिनियम कंडक्टर ऑफ पावर वायरिंग शुड नॉट बी लेस देन। तो ये क्वेश्चन डाटा बेसिस है फ्रेंड। ये हमारा जो वायरिंग वाले जो भी होते हैं, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का जो इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा में जो थर्ड ईयर में जो बुक होती है फ्रेंड, उसको थोड़ा अच्छे से, क्योंकि आजकल APPCL में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछ रहा है। SSC JEE में भी 1-2 क्वेश्चन आता है। तो JB गुप्ता में जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, जो मिलान करने वाला दिया है, और इसमें एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग का एक पूरा अलग मतलब चैप्टर ही दिया है। तो उसको आप जब पढ़ेंगे तो उसमें ये सब क्वेश्चन आपको डाटा बेसिस मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, जो भी आता है इसमें डायरेक्ट डाटा बेसिस क्वेश्चन आता है, इसमें आपको टिक लगा देना है। 2.5 जैसा आपको आंसर दिख रहा है ये आपको लगा देना है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट ऑफ ग्रेविटी कंट्रोल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो देख रहे हैं फ्रेंड, नॉट करेक्ट आपको बताना मतलब कौन कथन सत्य नहीं है। तो ग्रेविटी कंट्रोल में क्या होता है कि जो हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो साइन थीटा के अनुकरणपाती होता है, यानी उसमें जो स्केल होता है हमारा नॉन लीनियर स्केल होता है, जबकि इसमें ऑप्शन क्या दिया है, लीनियर स्केल। क्योंकि स्प्रिंग कंट्रोल जो हमारा होता है वो हमारा उसका स्केल लीनियर होता है, जबकि ग्रेविटी कंट्रोल जो हमारा होता है उसका स्केल लीनियर नहीं होता है। ठीक है, और बाकी सारे ऑप्शन देख ही रहे हैं आप। इसमें जो ग्रेविटी कंट्रोल है उसको हम वर्टिकल पोजीशन में यूज़ कर सकते हैं, लो कास्ट होता है। ठीक है, टेम्परेचर चेंजिंग से ज़्यादा इससे इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है फ्रेंड, तो इतने सारे पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे। तो बस सिंपली आपको याद रखना है कि ग्रेविटी कंट्रोल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो होता है इसका स्केल क्या होता है, नॉन लीनियर होता है। ठीक है, इसमें जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो साइन थीटा के अनुपाती होता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, ए कॉइल हैविंग ए रिलक्टेंस ऑफ 2 × 10⁶ एम्पियर टर्न वेवर व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस्ड एन MMF 250 एम्पियर टर्न, कंप्यूट द टोटल फ्लक्स। आपको टोटल फ्लक्स निकालना है फ्रेंड, तो कुछ नहीं करना है। टोटल फ्लक्स कैसे निकालते हैं आप, जैसे DC सर्किट में कैसे निकालते हैं, I = V/R। तो ऐसे मैग्नेटिक सर्किट में हमारा हो जाएगा फाई, क्या हो जाएगा आपका, फाई बराबर MMF अपॉन रिलक्टेंस, यानी कि वोल्टेज बटा रजिस्टेंस। ठीक है, अगर मतलब DC सर्किट की बात करेंगे तो उसमें वोल्टेज बटा रजिस्टेंस होता है, और इसमें हमारा क्या हो जाएगा, MMF बटा में रिलक्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो अब बताइए इसमें रिलक्टेंस हमारा दिया है, MMF दिया है ये 250। ठीक है, रख लीजिए, और रिलक्टेंस आपको दिया ही है 2 × 10⁶। ठीक, इसको सॉल्व करिए, आपको फ्लक्स का मान मिल जाएगा 125 माइक्रोवेबर। ठीक है फ्रेंड, इतना कैलकुलेटिंग आपको करना है फ्रेंड। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 42 दिख रहा होगा फ्रेंड। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 42। ये भी डाटा बेसिस ही क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, द अलाउएबल टेम्परेचर फॉर ऑयल फील्ड एंड गैस प्रेशर केबल इज़। ठीक है, 85 डिग्री। देखिए बेसिकली जो केबल को हम यूज़ करते हैं वो तो हम 65 डिग्री सेल्सियस तक यूज़ करते हैं, बेसिकली होना चाहिए। अगर इसमें केबल देता, केबल ये ऑयल फील्ड, ठीक है, और गैस प्रेशर हमारा नहीं होता, और केबल कहता कि द अलाउएबल टेम्परेचर ऑफ केबल इज़, सेफ़ केबल कितने सेफ़ टेम्परेचर तक हमारा वो कर सकता है, मतलब उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कितना अलाउएबल टेम्परेचर है केबल के लिए, तो हमारा 65 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर होता है। ठीक है, लेकिन इसमें ऑयल फील्ड एवं गैस प्रेशर कह दिया है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 2 85 डिग्री सेंटीग्रेड।
ये हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है फ्रेंड, तो क्वेश्चन पूछने का तरीका आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्या पूछ क्या रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए देखते हैं हम लोग हैं। आजकल तो डाटा बेसिस क्वेश्चनों का खैर एग्जामिनेशन में ट्रेंड ही बन गया है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43, फॉर ए पावर प्लांट पीक लोड इज 60 मेगावाट, द लोड फैक्टर इज 0.6, फाइंड द एवरेज लोड। अब देखिए लोड फैक्टर का फार्मूला क्या होता है। देखिए लोड फैक्टर, कैपेसिटी फैक्टर, यूटिलाइजेशन फैक्टर, ठीक है, डिमांड फैक्टर, ये सब आपको जितने भी फार्मूला है, ठीक है, ये जितने भी फार्मूला है आपको ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चन यूटिलाइजेशन से क्वेश्चन तो पूछ ही रहा है एग्जाम में। ये एवरेज लोड, डिमांड फैक्टर, कैपेसिटी फैक्टर, रिजर्व कैपेसिटी, ये सब से क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछ ही रहा है। ईपीपीसीएल में तो इस बार कम से कम 5-6 क्वेश्चन आ गया था। जो पहले दिन जो पेपर सेकंड शिफ्ट का हुआ था उसमें कम से कम 5-6 क्वेश्चन केवल इसी से आ गए थे, और एसएससी जेईई में यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता रहता है फ्रेंड। तो ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो यहाँ से आपको फार्मूले पता होना चाहिए, और फार्मूले रिलेटेड थोड़े मोड़े क्वेश्चन भी, छोटे छोटे आपको न्यूमेरिकल भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। फार्मूला बेसिस क्वेश्चन है, दिया आपको लोड फैक्टर, लोड फैक्टर LF। तो लोड फैक्टर का हमारा फार्मूला ही होता है द रेशियो ऑफ एवरेज लोड टू द मैक्सिमम डिमांड। अब बताइए एवरेज लोड, ठीक, एवरेज लोड टू द मैक्सिमम डिमांड, ठीक, एवरेज लोड टू द मैक्सिमम डिमांड। अब बताइए लोड फैक्टर आपको दिया है यहाँ पे फ्रेंड 0.6 दे रखा है। एवरेज लोड आपको निकालना है, इसको x मान लीजिए, और मैक्सिमम डिमांड आपको दिया है कितना, 60। आप सॉल्व करिए, देखिए आपको खुद मिल जाएगा 36 मेगावाट। ऑप्शन नंबर 2 राइट। ठीक है फ्रेंड, तो एक बात और याद रखिए, डाइवर्सिटी फैक्टर का मान इसमें बस 1 से ज़्यादा होता है। बाकी जितने भी डिमांड फैक्टर, लोड फैक्टर, बाकी जितने भी से रिलेटेड कोई भी अगर फार्मूला आता है तो मैक्सिमम टाइम में उसका 1 से छोटा ही वैल्यू होता है। बस आपको याद रखना है कि जो हमारा डाइवर्सिटी फैक्टर होता है उसका मान 1 से बड़ा होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा लेते हैं फ्रेंड। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, अगर आपको फार्मूला पता है तो आप इसको ईजिली कर ले जाओगे। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 दिया है ए 1 मिली एम्पियर मीटर मूवमेंट विथ एन इंटरनल रेजिस्टेंस 25 ओम इज टू बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर कैपेबल ऑफ मेजरिंग अप टू 100 मिली एम्पियर, फाइंड द रिक्वायर्ड शंट रेजिस्टेंस। तो ये तो एआईएम का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, शंट रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन। आप तो देखे होंगे, इस क्वेश्चन से वाकिफ़ होंगे, बहुत ही पूछता रहता है। तो सिंपली क्या होता है इसका फार्मूला शंट रेजिस्टेंस निकालने का, RSH बराबर मीटर का रेजिस्टेंस RM बटा M माइनस M, जहाँ M जो होता है हमारा है ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है, यह मीटर का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। इसको हम लिखते हैं I अपान IM। मतलब जिस करंट को हमें कन्वर्ट करना है उसको ऊपर रखेंगे, ये दिख रहा I आपको, ठीक। जैसे मान लीजिए हमें 100 एम्पियर तक मेज़र करना है, ठीक है, और जो हमारी मीटर की करंट है, ठीक, ये वाली, ये मीटर की करंट 1 मिली एम्पियर दिख रही है आपको, ये है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट भी इसको कह सकते हैं हम। तो यहाँ पे रख लीजिए, आपको RM दिया है ये फ्रेंड 25, ठीक, आपको RM दे ही रखा है 25, ठीक है, और आपको ये दे रहा है, देखिए आपको ये दे रखा है 100, जिसको हमें कन्वर्ट करना है, मेजरिंग करना है, और आपको मीटर करंट दे रखा है 1, हम -1 कर दीजिए यहाँ पे, ठीक। आप जैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे आपको 0.25 ओम आपको मिल जाएगा सिंपली। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड क्या दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिया है कि कलाओं यानी फेजेस A, B और C में लाइन धराएं और लाइन करंट जो है एम्पियर में 500 प्लस J 150, 100 माइनस J 600 और -300 प्लस J 600 हैं,
जो समान संदर्भ सदिश रेफरेंस वेक्टर के को संदर्भित करती हैं, तो आइए जीरो का मान बताना है। तो ये भी तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। चलिए इसको देखते हैं। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होंगे कि इसमें जे वो क्या दे दिया, कैसे इसको लगाएंगे, एग्जाम में छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं और आपको फार्मूला पता है तो ठीक है। आइए बराबर हमारा हो जाएगा 1/3 ब्रैकेट में IA प्लस IB प्लस IC, ठीक है। आप इसमें रख दीजिए ये बस जो वैल्यू है ये I1 की वैल्यू है, ठीक। आप इसको यहाँ रख दीजिए, ठीक। ये I2 की वैल्यू है, इसको यहाँ रख दीजिए, ठीक। ये I3 की वैल्यू है, इसको यहाँ रख दीजिए। सॉल्व कर लीजिए, आपको 100 + J 50 110% मिल जाएगा, ठीक है। बदलते बस आपको अगर ये फार्मूला याद होता तो आप इसको सिंपली कर ले जाते, ठीक है फ्रेंड। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। इसको मिटा लेते हैं फ्रेंड, ठीक है। ये मत सोचिए कि मैं आधा लगवा के छोड़ दे रहा हूँ, आंसर नहीं आएगा फ्रेंड, आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। 100% आंसर आएगा। बस ये फार्मूला इसमें ही यूज़ करना है कि IA0 बराबर 1/3 IA प्लस IB प्लस IC, ठीक है। इसको यूज़ कर लीजिए, 100 + J 50 आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 100 + J 50 जो है आपको आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ राइट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसको मिटा लेते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 46, पिन टाइप इंसुलेटर से अधिक प्रचालन वोल्टेज पर किफ़ायती नहीं होते हैं। तो पिन टाइप इंसुलेटर जो हमारे होते हैं वो स्ट्रेट लाइन के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये बेसिकली हमारे जो होते हैं पिन टाइप जो इंसुलेटर हमारे जो बेसिकली होते हैं, ठीक है, ये बेसिकली 33 kV तक के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और बहुत एक साइकिल इंसुलेटर होता है, साइकिल इंसुलेटर का यूज़ वहाँ पे किया जाता है जहाँ पर हमें ट्रांसमिशन लाइन को मोड़ना है, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन को मोड़ना है और जहाँ पे रिवर को हमें क्रॉस भी करना है, लाइन के डेड एंड पे जहाँ पे हमें रिवर को क्रॉस करना है, ट्रांसमिशन लाइन को मोड़ना, वहाँ पे साइकिल इंसुलेटर का यूज़ किया स्ट्रेन इंसुलेटर का यूज़ किया जाता है। साइकिल इंसुलेटर जो होता है हमारा मीडियम वोल्टेजेस के लिए यूज़ किया जाता है। कभी पूछ देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलेटर आर यूज़ फॉर द मीडियम वोल्टेज, तो हमारा वहाँ पे ऑप्शन हम लोग मारेंगे साइकिल इंसुलेटर। जबकि स्ट्रेन इंसुलेटर जहाँ पे हमें किसी रिवर को क्रॉस करना है, ट्रांसमिशन लाइन को मोड़ना है डेड एंड पे, तो वहाँ पे हम कौन यूज़ करेंगे, स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का यूज़ किया जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप के इंसुलेटर होते हैं फ्रेंड, आपको ये पता होना चाहिए कौन सा इंसुलेटर कहाँ पे यूज़ किया जाता है, कौन स्ट्रेट लाइन के लिए। एग इंसुलेटर भी होते हैं, ठीक है। तो ये सब रिंग इंसुलेटर भी होते हैं। तो ये सब जितने भी इंसुलेटर होते हैं आपको पता होना चाहिए कि किस इंसुलेटर का कहाँ यूज़ है, कितने वोल्टेज तक यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। सस्पेंसर इंसुलेटर जो होता है वो हायर वोल्टेज के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा लेते हैं, यही भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है, फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ 0.3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर व्हेन कनेक्टेड 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। फ्रेंड ये सब क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं फ्रेंड। अगर ऐसा क्वेश्चन आप नहीं लगा पाते हैं तो आप सोच लीजिए कि आप जेई के आप टेक्नीशियन TG2 भी नहीं बन पाएंगे, ठीक है फ्रेंड। भले आपको बुरा लगे लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। ये बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप ITI भी किए हो तो उस क्वेश्चन को आपको लगाने की तड़ होनी चाहिए। आप ऐसा क्वेश्चन को अगर नहीं लगा पाते हैं तो फिर तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा, ठीक है। तो सिंपली आपको अगर फार्मूला सिंपली फ्रेंड होता है XC बराबर 1/2 पाई FC, ठीक है। यहाँ जैसे रखेंगे आप तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर रख लीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक। बहुत ही सिंपल था ये वाला, आपको सब तो दिया ही है। 1/2 पाई FC में अब 2 पाई FC C का मान दिया है, ठीक। और 2 पाई F का मान 50 हर्ट्ज दिया। सॉल्व कर लीजिए, आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 मिल जाएगा, ठीक है। राइट होगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ DC शंट जनरेटर इज मैक्सिमम व्हेन, ठीक है।
द एफिशिएंसी ऑफ डीसी सन जनरेटर। पहले बता दीजिए सन जनरेटर का यूज़ कहाँ क्या किया जाता है। सन जनरेटर का यूज़ बैटरी चार्जिंग के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है एग्ज़ाम में, ठीक है फ्रेंड, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सन जनरेटर का यूज़ हम एक्साइटर के रूप में भी करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ चुका है, ठीक है। और तो इसमें कह रहा है कि इसमें इफ़िशियंसी मैक्सिमम कब होगी, तो जब हमारी वेरिएबल लॉस कांस्टेंट लॉस के बराबर होती है। तो वेरिएबल लॉस जैसे आई स्क्वायर आर है, जो हमारी आर्मेचर कॉपर लॉस है, ठीक है, आई स्क्वायर आर है जो आर्मेचर वाइंडिंग जो कॉपर की बनी होती है, तो उसमें जो करंट फ्लो होती है तो कॉपर लॉस ही होगा। तो आर्मेचर सर्किट लॉस जो हमारी किसके बराबर होगी, सम ऑफ द नो लोड रोटेशनल एंड फील्ड कॉपर लॉस। क्योंकि नो लोड रोटेशनल जो लॉस है ये हमारी क्या होगी, ये हमारी फिक्स होगी, और फील्ड सर्किट लॉस जो हमारी जो भी ये भी फिक्स होगी। तो हमारी जब वेरिएबल लॉस कांस्टेंट लॉस की क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है फ्रेंड। तो हमारी डीसी सन जनरेटर की जो एफिशिएंसी क्या होगी, हमारी मैक्सिमम होगी, ठीक है फ्रेंड। और एक फ्रेंड ये भी पूछता है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी के केस में क्या होता है, तो जो बैक ईएमएफ होता है वो सप्लाई वोल्टेज का आधा होता है। मैक्सिमम एफिशिएंसी के केस में जो हमारा बैक ईएमएफ होता है सप्लाई वोल्टेज का आधा होता है, और जो एफिशिएंसी होती है हमारी 50 से लेस देन होती है। एफिशिएंसी हमारी क्या होती है फ्रेंड, ये 50 से हमेशा लेस देन ही होती है मैक्सिमम एफिशिएंसी केस में, ठीक है। जब वेरिएबल लॉस कांस्टेंट लॉस के बराबर होता है तो उस समय जो हमारी एफिशिएंसी होती है डीसी सन जनरेटर की वो 50% से कम ही होती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49। चलिए, इन ए करंट ट्रांसफार्मर द रेशियो ऑफ रेटेड प्राइमरी करंट टू द रेटेड सेकेंडरी करंट इज कॉल्ड। अच्छा, इन ए करंट ट्रांसफार्मर, चाहे वो सीटी हो चाहे पीटी हो, ये दोनों इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर हैं, ठीक है। अगर करंट ना दे के यहाँ पे अगर पीटी दे दिया होता तब भी हमारा नॉमिनल रेशियो ही होता है आंसर, ठीक है फ्रेंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर यहाँ पे करंट ट्रांसफार्मर ना दे के पोटेंशियल ट्रांसफार्मर भी दे दिया होता तब भी हमारा क्या होता, ये नॉमिनल रेशियो ही होता, बशर्ते यहाँ पे करंट करके क्या कर देता है, यहाँ पे जहाँ प्राइमरी करंट दिया है वहाँ पे प्राइमरी वोल्टेज कर देता, और जहाँ सेकेंडरी करंट दिया है वहाँ पे सेकेंडरी वोल्टेज कर देता, और यहाँ पीटी कर देता सीटी की जगह पे, तो हमारा ये तब भी ये नॉमिनल रेशियो ही होता। क्योंकि जो सीटी और पीटी दोनों हमारे होते हैं ये हमारे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होते हैं। और फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताइए, इसमें दिया है एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, बताइए। बस यहाँ पे अगर हम रेटेड हटा दें, जो फ्रेंड ये रेटेड दिख रहा है, रेटेड ना आपको, ये अगर रेटेड हम हटा दें, ये रेटेड को अगर हम हटा दें दोनों जगह से, इन ए करंट ट्रांसफार्मर द रेशियो ऑफ प्राइमरी करंट टू द सेकेंडरी करंट इज कॉल्ड, ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है। अगर इसी में बस हम रेटेड लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो नॉमिनल रेशियो हो जाएगा। अगर फ्रेंड आपसे एग्जाम में पूछ लेता आरसीएफ बताइए रेशियो करेक्शन फैक्टर क्या होता है, तो रेशियो करेक्शन जो फैक्टर हमारा होता है वो हमारा क्या होता है कि नॉमिनल रेशियो, जैसे नॉमिनल रेशियो के हमारा है और एक्चुअल रेशियो मान लीजिए हमारा आर ए है, तो ठीक है, द रेशियो ऑफ नॉमिनल रेशियो टू द एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज कॉल्ड आरसीएफ, रेशियो करेक्शन फैक्टर। ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि रेशियो करेक्शन फैक्टर का फार्मूला बताइए या किसके मतलब क्या होता है ये, ठीक है। तो रेशियो करेक्शन फैक्टर जो हमारा होता है वो हमारा होता है नॉमिनल रेशियो और एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का जो अनुपात होता है वो हमारा रेशियो करेक्शन फैक्टर कहलाता है, ठीक है फ्रेंड। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़, अगर रेटेड होगा तो हमारा नॉमिनल होगा, अगर रेटेड नहीं होगा तो एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग देखते हैं फ्रेंड क्या दिया है। दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर जेफेट। तो फ्रेंड कभी कभी जेफेट का तो टर्मिनल पूछ लेता है कि जेफेट में कौन कौन कितने टर्मिनल होते हैं, तो जेफेट 3 टर्मिनल होता है। जेफेट में हमारे 3 टर्मिनल होते हैं, ये हमारा डिप्लेशन मोड में ऑन होता है, ठीक है। तो जेफेट में 3 टर्मिनल कौन कौन होते हैं, गेट, सोर्स और ड्रेन होता है, ठीक है। गेट, सोर्स और ड्रेन हमारा होता है जेफेट में, ठीक है। ये हमारा जेफेट में 3 टर्मिनल होते हैं, गेट, सोर्स और ड्रेन। इसमें हमारा क्या होता है कि गेट सोर्स का जो पीएन जंक्शन होता है ये हमेशा फॉरवर्ड बाइस में होता है। तो बस आपसे यही फ्रेंड पूछा है कि गेट सोर्स पीएन जंक्शन इज़ ऑलवेज फॉरवर्ड बाइस। इसमें याद रखना है आपको कि जेफेट में जो हमारी
कितने टर्मिनल होते हैं, तो गेट, सोर्स और ड्रेन होता है, और इसमें गेट और सोर्स जो हमारा टर्मिनल होता है हमेशा फॉरवर्ड बाइस में रखे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, बेसिकली आपसे बस इसमें यही क्वेश्चन पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या होगा, राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड क्या दिया है, इसको मिटा लेते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 51। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 क्या दे रखा हमारा है। दिया है कि एक 230 वोल्ट की प्रत्यावर्ती आपूर्ति टर्न रेशियो 10 संबंध 1 वाले ट्रांसफार्मर के माध्यम से हाफ वेव रेक्टिफायर पर आरोपित की जाती है, तो उच्चतम पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है। तो पहले बताइए कि हाफ वेव, फुल वेव और ब्रिज, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में कुछ बताइए पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम पूछे जाते हैं। पूछ लेगा कि हाफ वेव में कितने डायोड होते हैं, फुल वेव में कितने होते हैं, ठीक है, या फुल वेव ब्रिज में कितने होते हैं। तो चलिए इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो चलिए हम लोग कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। यहाँ मान लीजिए हाफ को एच से दिखा देते हैं, ठीक, इसके बाद यहाँ फुल को एफ से दिखा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे फुल वेव ब्रिज, यहाँ ब्रिज रेक्टिफायर दिखा देते हैं, ठीक है। तो देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर में जो डायोड लगे होते हैं वो एक होता है, और फुल वेव में 2 लगे होते हैं, ठीक है, जबकि ब्रिज वाले में 4 लगे होते हैं, ठीक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछ सकता है आपसे। पीक इनवर्स वोल्टेज हाफ वेव का Vm होता है, फुल वेव का 2 Vm होता है, ठीक है, और इसका भी हमारा क्या होता है, फुल वेव ब्रिज का Vm होता है। एफिशिएंसी पूछ सकता था आपसे, तो एफिशिएंसी इसका जो होता है वो 40.6 होता है, इसका 81.2 होता है जैसे इसका दोगुना, इसका भी 81.2 होता है जैसे इसका दोगुना। चलिए इसको फिर थोड़ा सा मिटा लेते हैं, आगे देखते हैं। चलिए रिफिल फैक्टर बताइए, पूछ लेगा इसमें रिफिल फैक्टर। हाफ वेव का जो रिफिल फैक्टर होता है वो 1.21 होता है, जबकि फुल वेव का जो होता है 0.48, फुल वेव ब्रिज का जो होता है 0.48 होता है, ठीक। तो एफिशिएंसी हो गया, नंबर ऑफ डायोड हो गया, पीक इनवर्स वोल्टेज हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन फ्रेंड पूछता है, ये फ्रीक्वेंसी पूछ देता है, तो हाफ वेव का जो फ्रीक्वेंसी होता है, जो फ्रीक्वेंसी देंगे इनपुट पे हमारा जो लोड पे मिलेगा वो भी सेम मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, फ्रीक्वेंसी 2f मिलेगा, यहाँ भी फ्रीक्वेंसी हमारी 2 गुनी मिलेगी, ठीक है। और इसके बाद हम फॉर्म फैक्टर की बात करेंगे, तो अब हाफ वेव फुल वेव का जानते ही होंगे फॉर्म फैक्टर, ठीक है, तो वहाँ से निकाल सकते हैं। हाफ वेव का कितना होता है फॉर्म फैक्टर, हाफ वेव का फॉर्म फैक्टर होता है 1.57, ठीक है, जबकि फुल वेव का कितना हो जाएगा 1.11, यहाँ भी कितना हो जाएगा 1.11, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आपको पता होना चाहिए फ्रेंड, कि हाफ वेव रेक्टिफायर का जो मतलब आरएमएस वैल्यू क्या है, एवरेज वैल्यू क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर का, फुल वेव रेक्टिफायर का आरएमएस वैल्यू क्या है, एवरेज वैल्यू क्या है। यहाँ से क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बस आपको इतने भी पॉइंट लर्न है तो आपको समझ लीजिए कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ से 1-2 क्वेश्चन एकदम डेफिनेटली मिलना ही मिलना तय है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे फ्रेंड, आपको अच्छा लगा होगा। चलिए देखते हैं हम लोग मेनली क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, तो क्वेश्चन दिया एक बार और क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन क्या दिया है हमारा कि 230 वोल्ट की एक प्रत्यावर्ती आपूर्ति टर्न रेशियो 10.1 वाले ट्रांसफार्मर माध्यम से हाफ वेव रेक्टिफायर पर आरोपित की जाती है, तो पीक इनवर्स वोल्टेज आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं पीक इनवर्स कैसे वोल्टेज बताएंगे। आपको पता होगा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो वाला फार्मूला, तो क्या होगा यहाँ पे V1/V2, आपको पता होगा जैसे। चलिए देखते हैं यहाँ क्या हो जाएगा हमारा। चलिए N1/N2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा V1/V2, ठीक। यहाँ से रखिए N1 का मान आपको दिया है 10, N2 का मान आपको दिया है 1, ठीक। V1 का मान आपको दिया है कितना 230, और V2 वहाँ से आप निकाल सकते हैं, ठीक। मतलब सेकेंडरी साइड का जो वोल्टेज होगा क्या होगा, तो जैसे निकालेंगे आप तो यहाँ से V2 का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको V2 बराबर फ्रेंड मिल रहा है कितना 23 मिल रहा है ना। V2 आपको मिल रहा है 23। चलिए इसको मिटा के आगे देखते हैं। आपको V2 मिल गया 23 वोल्ट। V2 आपको मिल गया कितना 23,
चलिए B2 आपको मिल गया 23। तो ये हमारा क्या मिला, RMS मिला है। ठीक है, हमको चाहिए VM। तो RMS बराबर क्या होता है, VM/√2 होता है। ठीक, ये हम जो निकाले थे RMS निकाले थे, तो RMS हमारा कितना आया था 23, और यहाँ हो गया VM/√2। ठीक, तो सॉल्व कर लीजिए आप, VM का मान आपको मिल जाएगा। VM बराबर 32.5 देंगे, इसमें गुणा कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप यहाँ करेंगे तो VM बराबर 23√2, और 23√2 आप जैसे करेंगे 23 का √2 से गुणा करेंगे तो आपको 32.53 फ्रेंड आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉस अकर इन द ट्रांसफार्मर ऑयल एंड सॉलिड इंसुलेशन ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर। क्या होगा हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर में, डाई इलेक्ट्रिक लॉस ज़्यादा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दो प्रतिरोध R1 बराबर 10 ओम, R2 बराबर 20 ओम श्रेणी में संयोजित करके 30 वोल्ट DC सोर्स से जोड़ा जाता है, तो प्रतिरोध द्वारा व्यय की जाने वाली शक्तियों का अनुपात क्या होगा। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड, आप इसको खुद लगा लीजिएगा। फ्रेंड आपको बता दे रहे हैं कैसे इसको लगाना है। R1 दिया है 10 ओम, R2 दिया है 20 ओम। ठीक, दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ फिगर बना लीजिए R1 का, यहाँ बना लीजिए R2 का। ठीक, यहाँ मान लीजिए 30 वोल्ट बोला है, क्वेश्चन में दिया है। तो यहाँ बताइए, यहाँ दिया है 10, यहाँ दिया है 20। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ करंट निकाल सकते हैं। अब टोटल करंट कितना होगा, I बराबर V/R, टोटल R। तो बताइए V का मान कितना दिया है 30, R का मान भी अब जोड़ेंगे 10 और 20 सीरीज में जुड़ा है तो 30, यानी I का मान क्या हो जाएगा, I का मान आपको हो जाएगा 1 एम्पियर। मतलब इस सर्किट में 1 एम्पियर करंट जा रही है। ठीक, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे अगर आप निकालेंगे P बराबर I²R। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप P बराबर I²R निकालेंगे और यहाँ भी आप P बराबर I²R निकालेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ना, यहाँ से ऑप्शन आपको ये मिल जाएगा P1/P2 बराबर 1/2। आप निकाल के देख लीजिएगा। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं निकालना था आपको, बस I²R1 I²R2 निकाल के दोनों का भाग कर देना है, बस सिंपल क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो I²R1 आप निकाले होंगे तो क्या आया होगा, P1 बराबर आया हमारा है I²R1। तो I²R1 मतलब I का मान तो 1 दिया है, तो स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। R1 मतलब हमारा हो गया 10, तो P1 कितना आ गया हमारा 10 आ गया। ठीक, दूसरा हमारा P2 क्या हो जाएगा, I²R2। फिर से 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और यहाँ पे कर दीजिए आप 20। ठीक, तो यहाँ देखिए, यहाँ P2 का मान कितना आ गया 20। तब बताइए P1 बराबर 10 और P2 बराबर 20। तो जब P1/P2 आप करेंगे यहाँ पे, तो आपको क्या मिलेगा 10/20। जब कटाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमारा 1/2। चलिए।